वर्गीकरण का स्वरूप था उसको देखेंगे। आज हम कार्बोहाइड्रेट को उसकी प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो यदि मैं प्रवृत्ति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करता हूं तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अपचायी शर्करा और दूसरा होता है अनअपचायी शर्करा। अब देखिए बेटा, अपचायी माने वह शर्करा, वह कार्बोहाइड्रेट जो अपचयन करता है, और ये अपचयन नहीं करता है तो किसका? तो भी टॉलेन और फेहलिंग अभिकर्मक का। यानी वे कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो टॉलेन एवं फेहलिंग अभिकर्मक का अपचयन करते हैं, उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। और इसमें क्या है कि जो वे शर्करा, वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन एवं फेहलिंग अभिकर्मक का अपचयन नहीं करते हैं, को अपचयित नहीं करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपके पास ये चीज रखने जा रहा हूं कि अपचयन का क्या मतलब हुआ। तीन बातें हो रही होंगी। या तो ऑक्सीजन को रिमूव किया गया होगा, हटाया गया होगा, और ऑक्सीजन को हटाना, या हाइड्रोजन को जोड़ा गया होगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ होगा तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई होगी। में कमी। अब देखिए, इसमें कमी होना तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो या तो ऑक्सीजन को जोड़ दे, सॉरी हटा दे, या हाइड्रोजन जोड़ दे, या ऑक्सीकरण संख्या में कमी कर दे। अगर ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट करता है, किसके लिए? टॉलेन और फेहलिंग अभिकर्मक के लिए, तो वो हमारा अपचायी शर्करा है। अगर जो ऐसा नहीं करता है वो अनअपचायी शर्करा है। इसका जहां तक उदाहरण का सवाल है बेटा जी, तो अपचायी शर्करा का उदाहरण सभी मोनोसेक्राइड, सभी मोनोसेक्राइड, सभी मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, या ग्लूकोज, सुक्रोज ज्यादा बेटर है, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब इत्यादि। लेकिन अनअपचायी शर्करा क्या हो गया? जैसे कि इसमें सारे पॉलीसेक्राइड, सभी पॉलीसेक्राइड,
पॉलीसेक्राइड का मतलब हो गया स्टार्च, आपका सेल्यूलोज, या एक और है सुक्रोज। अब देखिए बेटा, सुक्रोज ये डाइसेक्राइड है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब डाइसेक्राइड है। अब ये डाइसेक्राइड में सुक्रोज एक ऐसा होता है जिसका कि जो एल्डिहाइड समूह होता है वो मुक्त नहीं होता है, इसलिए वह अनपचायी शर्करा होता है। यह कभी टॉलेन और फेलिंग को अपचयित नहीं करता है, इसीलिए इसे हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, इनर्ट शुगर, इनर्ट शर्करा, यानी अक्रिय शर्करा भी बोलते हैं हम लोग, इनर्ट शर्करा है। तो अब बात यह होती है कि मन में यह बात आ रही है कि भाई ये कुछ शर्करा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है जो टॉलेन और फेलिंग को अपचयित कर रहा है, और कुछ है जो नहीं कर रहा है। तो क्यों भाई ये कर रहा है और क्यों भाई ये नहीं कर रहा है? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसकी शर्त क्या है। तो देखो बेटा, अपचायी शर्करा की जो मुख्य शर्त है कि जो कार्बोहाइड्रेट, जो वह कार्बोहाइड्रेट जो शर्त है, अपचायी शर्करा की कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड के साथ, ये एल्डिहाइड का समूह है, एल्डिहाइड के साथ अल्फा स्थिति पर हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह, माने ऐसे जैसे सी 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 ओ सी एच ओ है, तो ये तो अभिलक्षीय है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, तो इस समूह पर हाइड्रोक्सी समूह होना चाहिए। अगर किसी के पास ये है तो वो अभिक्रिया देगा। इसके अलावा ये भी शर्त है कि मान लीजिए कि कोई कीटोन समूह भी होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कीटोन समूह, तो इसमें अल्फा तो है, ये भी है, देखिए दोनों तरफ इसमें अल्फा बीटा जाएगा, तो इसमें भी अगर अल्फा पोजीशन पे OH है तो ये भी देगा, ये भी देगा, यानी कीटोन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल समूह OH अल्फा स्थिति पर OH उपस्थित, तो देखा, यानी जो भी आपका माल्टोज था या लैक्टोज था उसमें ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज होता है। ये दोनों आपस में जो होते हैं, आपस में विक्रिया करके ग्लाइकोसिडिक आबंध बना लेते हैं। कौन सा आबंध बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक आबंध, यही है। इस आबंध को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोसिडिक आबंध, ग्लाइकोसिडिक आबंध। अब देखिए यहां पे इसमें कीटोन होता है और इसमें मान लीजिए कि एल्डिहाइड होता है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिए और अभिक्रिया करने की वजह से इनका जो है ये और ये हट जाता है, वाटर निकल गया, इसके बाद क्या बच गया भाई? इसमें क्या हो गया कि ग्लाइकोसिडिक आबंध हो गया। तो जो एल्डिहाइड या कीटोन जो अभिक्रिया कर रहा था वो उपस्थित ही नहीं है। जब वो उपस्थित ही नहीं है तो ये क्यों करेगा? तो ये करेगा ही नहीं। अर्थात ये हुआ कि सुक्रोज टॉलेन और फेलिन को अपचयित नहीं करेगा, लेकिन माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज ये सभी टॉलेन और फेलिन को अपचयित करेंगे। अब इतनी देर में
हम लोगों को दिमाग में एक बात जरूर चल रहा होगा कि ये टॉलेन और फेहलिंग अभिकर्मक क्या है और ये किस प्रकार से अभिक्रिया उसके अंदर संपन्न हो रही है। तो हम उसे देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक अम्ल। देखिए, देखिए बेटा, अब देखिए टॉलेन एवं फेहलिंग अभिकर्मक। अब देखिए, ये दोनों दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक। मतलब ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करते हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन देते हैं, या यूं कहें कि कार्बोहाइड्रेट इनका ऑक्सीजन ले लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट इन्हें अपचयित करता है, कार्बोहाइड्रेट इनको अपचयित करता है, इनका ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये दोनों दुर्बल ऑक्सीकारक हैं और इसलिए अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इनको अपचयित कर देता है तो अपचारी है, नहीं करता है तो अनपचारी है। तो अब मान लीजिए कि दुर्बल ऑक्सीकारक है टॉलेन और फेहलिंग, लेकिन होते क्या है इस बारे में देखें अगर हम, तो सबसे पहले मैं टॉलेन अभिकर्मक की बात करूंगा। देखिए बेटा, टॉलेन अभिकर्मक क्या है कि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए, तो इसके द्वारा हम परीक्षण करते हैं, उसे टॉलेन परीक्षण कहते हैं, टॉलेन परीक्षण, या हम इसे सिल्वर दर्पण परीक्षण भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, यानी सिल्वर दर्पण परीक्षण। इसमें क्या होता है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अगर रासायनिक रूप से देखें तो सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया, ये तो खुद क्षारीय है, लेकिन मान लीजिए कि NaOH के साथ मिला देते हैं, या तो ये ले लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी कोई लिखते हैं AgNO3 प्लस NH4OH। ये दोनों टॉलेन अभिकर्मक को ही प्रदर्शित करते हैं, दोनों। तो जब इनका ये जो टॉलेन अभिकर्मक है, मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कि ये डाले, एल्डिहाइड डाला, गरम किया, तो जैसे ही गरम करेंगे ना तो एक इसके पेंदे में एक मिरर बन जाएगा, दर्पण जैसा चमचमाता परत बन जाएगा। अगर कोई ये देता है तो इसका मतलब वो टॉलेन परीक्षण देता है, और देगा कौन, जिसमें अल्फा स्थिति पे हाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित हो। तो इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले ये और ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे AgNO3 ये आपस में अभिक्रिया करेगा 2NaOH के साथ, तो ये Ag2 तथा NaNO3 ये ट्वाइस बना लेगा, प्लस में H2 अपना बनेगा तो बनेगा। अब ये जो बना यहां पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसकी +1 है। ये जो सिल्वर ऑक्साइड बन रहा है, पैरोक्साइड, सिल्वर पैरोक्साइड +1 है, तो सिल्वर ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो है आपका, ये फर्दर क्या करेगा कि ये Ag2 NH3 के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो Ag के साथ इधर भी NH3 और इधर भी NH3 अभिक्रिया करेगा, और यह है समकुल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, जटिल आयन का निर्माण करेगा।
अब ये जटिल आयन आपका ग्लूकोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट है, अब चाय शर्करा के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो अगर मैं इसके अभिक्रिया को देखो जो एनसीईआरटी में प्रदर्शित किया गया, वही समीकरण हम लिखेंगे बेटा। वो ये है कि देखिए कि आपका ग्लूकोज ही ले लेते हैं, CHOH 4 बार है और CH2OH। अब ये देखिए, अब 2AgNH3 का ट्वाइस, ये प्लस और 3OH माइनस। जब इसको अभिक्रिया करेंगे बेटा, तो देखिए ये एल्डिहाइड है ना, ये ग्लूकोज का सोडियम लवण बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा CO माइनस CHOH का 4 और CH2OH प्लस में आपका 2Ag। यही बेटा जी, ये जो मैंने बोला था ना कि ये परख नली या टेस्ट ट्यूब के नीचे जो ये पेंदा पे चमचमाता परत बन जाएगा, आईने की तरह, दर्पण की तरह, यही चमचमाने लगेगा, यही जम जाएगा। ये श्वेत अवक्षेप, ये अवक्षेप प्राप्त होगा और इसी को पीपीटी कहते हैं। और इसी के कारण इसका नाम भी है सिल्वर दर्पण परीक्षण या टॉलेंट परीक्षण। कौन देगा? जिसके पास एल्डिहाइड के साथ अल्फा स्थिति पे हाइड्रोक्सी समूह। अब ये प्लस में 2H2O प्लस 3H2 और NH3, ये आपका अमोनिया और ये जल परीक्षण में प्राप्त हो जाएगी। अब ये आपको 4NH3 और 2H2 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका टॉलेंट परीक्षण संपन्न होता है। अब मैं फेलिंग की बात करूंगा, फेलिंग को जरा देखें। ये देखिए टॉलेंट में ये आपका दोनों स्वरूप है, ये इंटरनल रिएक्शंस है और ये नेट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखा। अब आगे देखिए, अगर मैं ये देखिए, अगर मैं फेलिंग की बात करूं, फेलिंग अभिकर्मक, यह दो विलयनों का, यह इसमें दो रसायन होते हैं। एक को बोलते हैं फेहलिंग ए और एक को बोलते हैं फेहलिंग बी। अब ये देखिए, फेहलिंग एक होता है जलीय CuSO4 का विलयन और ये होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। अब देखिए टार्टरेट का याद है ना आपको, CH COH COH OH और ये OH, बस इसमें एक पोटेशियम कर दीजिए और एक सोडियम कर दीजिए, तो ये इसे रोसेल लवण भी कहते हैं, रोसेल लवण। अब ये देखिए CHCOOK CHCOONA OH और ये भी OH। अब ये देखिए बेटा जी, अब अगर ये दोनों इससे अभिक्रिया करें तो यह संकुल जटिल मध्यवर्ती का निर्माण करेगा। अब ये मध्यवर्ती आप ऐसे देखिए कि Cu इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, OCH यहां पे ब्रिज कंपाउंड बनेगा, CO माइनस और इधर भी देखिए संकुल बनेगा, CH2 COO माइनस O CH2 COO माइनस। देखिए जरा पूरा देखिए, ये बना, लेकिन इस पे चार्ज जो होगा -2 होगा, यानी इस पे +4 +2 चार्ज होगा, तभी ना ये -2 हो गया। 2 को माइनस, ये 2 को 1 2 3 4, तो
2 है माइनस यानी 2 को अंदर संतुलित किया गया, तो यहां पे +2 ऑक्सीडेशन पर है। ये एक मध्यवर्ती का निर्माण हुआ है। अब ये मध्यवर्ती एकदम गहरे नीले कलर का विलयन होता है, गहरा नीला विलयन। क्या किया हम लोगों ने? पहले फेलिंग ए डाला, बी डाला, जैसे टेस्ट ट्यूब लिया, ए बी, ए फेल, बी डाला, नीचे से गर्म किया, गर्म करने के बाद ये आपका सीधे ये बन गया। अब इसको आप रिएक्शन करा लीजिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ, जिसमें कि माने आपका एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सी अल्फा पोजीशन पे हो। और जैसे ही आप करेंगे, ये जो नीला रंग का विलयन है ये गहरे लाल भूरे रंग के विलयन में तब्दील हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परीक्षण दे रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा। और देने की शर्त वही है जो अपचाई शर्करा की शर्त है। तो जैसे देखते हैं बेटा, लिखेंगे समीकरण तो लिखेंगे हम लोग एनसीईआरटी। जैसे देखिए एनसीईआरटी, फिर से ग्लूकोज ही ले लेते हैं। CHO है, CHOH का 4, CH2 आगे देखिए। अब फेलिंग का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, तो फेलिंग में हमने 2 CU OH का होल ट्वाइस, और इसके पास हम लोगों ने प्लस, इसमें आपका OH माइनस, ये ले लिया हम लोगों ने। तो जैसे ही हम लोगों ने ये सारा चीज लिया और इसको हीट किया, तो हमें क्या बना? पहले तो ये आपका सोडियम लवण हो जाएगा ग्लूकोज का, यानी CO माइनस CHOH का होल 4 CH2OH प्लस ये देखिए Cu2, यहां पे जो आपका ऑक्सीकरण संख्या है, यहां पे आपका +2 ऑक्सीकरण संख्या होगा, यहां पे +2 ऑक्सीकरण संख्या, और यहां पे +1। तो ये देखिए दूर से घट के क्या हो गया? 1। वहां चांदी भी +1 से क्या हो गया था? 0। वहां भी अपचयन हुआ था और यहां भी अपचयन हो रहा है। यही जो है भूरा लाल अवक्षेप है। अब ये भूरा लाल अवक्षेप जो बना, इसके साथ में आपका जो वाटर बनेगा, ये H2 आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका फेलिंग परीक्षण है। अगर कोई देता है तो ठीक है। मधुमेह के रोगी जो होते हैं, जिनका यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है, तो उसके लिए भी फेलिंग और टॉलरेंस परीक्षण किया जाता है। तो उसमें यही ऐसा ही परीक्षण होता है। और ये जो है अपचाई शर्करा का 2 परीक्षण है, टॉलिन और फेलिंग परीक्षण। तो इस प्रकार बच्चों हमने अपना जो सेकेंड PDF है, इसमें जो दिया था आपको, उसमें इतना ही कंटेंट था कि उसकी प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार अपचाई और अनपचाई शर्करा की शर्तें क्या हैं, टॉलिन या फेलिंग के साथ किस प्रकार से वो अभिक्रिया करते हैं, मोनोसेक्राइड और ये जो माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज और भी जो मोनोसेक्राइड हैं, और ये दोनों जो डाइसेक्राइड हैं, ये सारे अपचाई होते हैं। इनके अलावा जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं और सुक्रोज विशेषकर, ये जिसे इनर्ट शुगर भी कहा, वो अनपचाई शर्करा होता है। ये सारे आप लोग सिस्टमैटिकली देखिए। सारे मेरा आपसे एक बार पुनः यह मतलब कहना चाहता हूं कि जो वीडियो है वो सिस्टम से देखिए। पहला लेक्चर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आगे पीछे करने से, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी चीजें लिंक होती हैं, तो आपको सिस्टमैटिक समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे क्वेश्चन बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमसे आस्क कर सकते हैं, उसको हम लोग डील करेंगे। थैंक यू।